वेलकम टू नीतीश यादव क्लासेस। और दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल माय सन्स, जो कि BEG 142 का एक सब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, जो इसके ऑथर हैं उनका नाम है आर्थर मिलर। अब सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर के अंदर पूछ लेता है कि ऑथर जो आर्थर मिलर है उनके वर्क के बारे में कुछ एलेबोरेट कीजिए। तो उसके अंदर आपको कुछ खास नहीं करना होता है। बेसिकली जो आपने आर्थर मिलर का ये वर्क पढ़ेंगे, ऑल माय सन्स, इसके बारे में एलेबोरेट कर दीजिएगा। तो बॉर्न इन 1915 इन न्यूयॉर्क सिटी, died in 2005, famous American playwright known for exploring social issues and family conflict, wrote All My Sons in 1947। और ये जो स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये 1946 के अंदर लिखा गया था, और ये इंस्पायर्ड है एक ट्रू स्टोरी से, जो वॉर टाइम, वर्ल्ड वॉर टू का टाइम था, उसके टाइम का करप्शन था। और इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसके अंदर अबाउट द फेलियर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स, द क्रूसिबल 1953, अबाउट द सलेम विच ट्रायल्स एंड मास हिस्टर्निया, won many awards including the Pulitzer Prize of for drama. His play highlights moral responsibility and human struggles। तो बेसिकली जो आर्थर मिलर है, इनका जो वर्क है वो सोशल इश्यूज और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, जैसा कि आप इस प्ले के अंदर भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके इसके अंदर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो इसके अंदर के कैरेक्टर्स हैं, तो जो शो जिसके अराउंड में रिवॉल्व करने वाला, मतलब ये ड्रामा, वो है जो केलर, जो प्रोटोगेनिस्ट है। प्रोटोगेनिस्ट क्या होता है? जिसके अराउंड ना पूरा प्ले रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जो दो फैमिली होगी, एक केलर फैमिली होगी और एक डिवॉर फैमिली। अब मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है जो केलर। और जो केलर की जो वाइफ है वो है केट केलर, और क्रिस केलर और लैरी केलर। ठीक है, तो लैरी कैरर जो है ये ना मतलब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में ये मर जाता है या सुसाइड कर लेता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्रिस केलर जो का बेटा होता है। एन डीवर, ये इसकी गर्लफ्रेंड होती है लैरी केलर की, और बाद में इसको क्रिस केलर से प्यार हो जाता है। जॉर्ज डिवर, ये जो केलर का दोस्त होता है, और ये दोनों ही वो करप्शन का काम करते हैं जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बेसिकली ये जो शिप्स होती हैं, तो उसके अंदर डिफेक्टेड पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से 21 अमेरिकन पायलट्स की मौत हो जाती है। तो इसी इश्यू को इसके अंदर दिखाया गया है। और जो जॉर्ज डिवॉर है उसका बेटा होता है स्टीव डिवॉर, और ये एक खाली मेंशन किया गया है, ठीक है, और प्ले के अंदर भी अपीयर होता है। और डॉक्टर जिम बेलिस ये और स्यू बेलिस, ये इनके पड़ोसी होते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, एक-एक करके हम इन सभी के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर ना आपको एक कैरेक्टर बता देगा और बोलेगा इसके बारे में आप बता के दिखाइए। तो बेसिकली चलिए, जो केलर क्या है? जो केलर इज़ द हस्बैंड, फादर एंड हेड ऑफ द केलर फैमिली। ही इज़ द मेन कैरेक्टर इन ऑल माय सन्स। तो बेसिकली देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो केलर जो है एक फादर का रोल प्ले कर रहा है, इसके अंदर हस्बैंड है केट केलर का, और हेड ऑफ द केलर फैमिली है। और ये मेन सन है ऑल माय सन्स प्ले के, ठीक है? मतलब कैरेक्टर हैं ऑल माय सन्स के। और इसके बाद बिफोर द प्ले बिगिंस, जो एंड हिज बिजनेस पार्टनर स्टीव डिवॉर owned a factory that made airplane engines for the air force during world war II. They shipped faulty engines that caused deadly crashes. Steve went to prison for the crime, but Joe was falsely cleared and avoided punishment। अब दोस्तों, जो स्टीव डिवॉर है, मतलब जो केलर का जो दोस्त होता है, उसके बारे में भी मैंने यहीं पे लिख दिया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए, आपको पहले बताना है कि जो केलर होते हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, प्रोटोगेनिस्ट हैं, मतलब उनके अराउंड ही ये प्ले रिवॉल्व करने वाला है। और जो ये प्ले स्टार्ट होता है ना, उससे पहले ये इनकी बालकनी के अंदर का सीन है, जो प्ले के अंदर लिखा गया है। बट उससे पहले ये दिखाया जाता है कि ये ना एक बिज़नेसमैन होते हैं और एयर फ़ोर्स के ना पार्ट्स को, इंजन पार्ट्स को बेचते हैं वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में। और ये फॉल्टी पार्ट्स को मतलब शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है अमेरिकन पायलट्स की। और स्टीव डिवॉर इनके पार्टनर होते हैं, और स्टीव डिवॉर के ऊपर झूठा नाम लगा दिया जाता है कि सारा काम स्टीव डिवॉर का था। केट केलर,
और ये इनकी मदर मतलब जो लैरी और क्रिस हैं, जो लड़के हैं केलर फैमिली के, उनकी माँ है। केट केलर इज़ द वाइफ ऑफ जो एंड मदर ऑफ लैरी एंड क्रिस केलर। शी वेट्स डेस्परेटली फॉर लैरी टू कम होम फ्रॉम द वॉर इवन दो ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 इयर्स। अब देखिए जो केट केलर हैं ये मतलब आपको तो पता ही है कि लैरी की माँ है और क्रिस केलर की माँ है और वाइफ है जो की। और जो लैरी होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो ना वॉर के अंदर जाने से वॉर के अंदर जाता है, तो उसको पता होता है कि उसके फादर ने ना फॉल्टी पार्ट्स दिए हैं, तो वो इस मतलब उसके साथ नहीं जी सकता था, बदनामी के साथ क्योंकि वो खुद तो अमेरिकन आर्मी के अंदर था और उसके फादर ने अमेरिका के साथ धोखा किया था, तो इसकी वजह से ना वो सुसाइड कर लेता है। तो ये प्ले में मेंशन्ड है। बाद में इसका पता चलता है बट अभी आपको क्लैरिटी आए तो इसलिए मैंने ये समझा दिया कि लैरी जो होता है वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है? इसके बाद केट इज़ अ नर्वस एंड इमोशनल वुमन डीप डाउन शी नोज़ अबाउट जो पार्ट इन द म्यूनिशन स्कैंडल but chooses to live in denial. She is very superstitious and believes that astrology can tell her if Larry is still alive. ठीक है? तो लैरी की मौत के बारे में इसकी माँ को नहीं पता होता बट एन को पता होता है, एन डिवोर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो केट ना एक मतलब उसके अंदर जी रही होती है कि मेरा बेटा आएगा। टिपिकल एक वॉर में जाने वाली एक वॉर में जाने वाले लड़के की माँ की तरह। Chris Keller is the son of Joe and Kate and the brother of Larry. He commanded a company during World War II. He now works in Joe business. Chris wants to marry and divorce Larry's former girlfriend. He does not agree with Kate denial of Larry death. अब देखिए जो क्रिस केलर है ये जो दूसरा लड़का होता है लैरी इसका भाई होता है और जो और केट का बेटा होता है। इसने भी ना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक कंपनी कमांड की होती है मतलब सेना का नेतृत्व किया होता है और ये अब जब प्ले होता है तब उस टाइम में ये जो के बिज़नेस में वर्क कर रहा होता है और लैरी जो है वो एन डिवोर के साथ शादी करना चाहता है, जो लैरी की फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी और वो डिनाई नहीं करता लैरी की डेथ को, ठीक है? और एन डिवोर क्या है ये स्टीव की डॉटर है और स्टीव डिवोर जो केलर का दोस्त होता है। शी वाज़ लैरी फॉर्मर गर्लफ्रेंड एंड इज़ नाउ क्रिस फियांसे। As the antagonist, her visit to Keller keeps start the play action and is compassionate and loving. She has not spoken to her father, Steve, since he went to prison. She loves Chris and wants to be honest with his family. So basically, एंड डिवोर्स स्टीव की बेटी होती हैं और लैरी की ये पहली गर्लफ्रेंड होती हैं और क्रिस की फियांसे बन जाती हैं जब वो नहीं आता और इन्हें ना एंटागोनिस्ट मतलब इसको ना एक विलन के रूप में दिखाया गया है और इसका जो विजिट होता है ना केलर फैमिली के अंदर वही प्ले को चलाता रहता है और एन काफ़ी कंपैशनेट और लविंग होती है और वो ना अपने फादर से बात नहीं करती क्योंकि वो मानती है कि उसके फादर ने ही वो फॉल्टी पार्ट्स बेचे थे क्योंकि जो ने ऐसा सबको बताया था, ठीक है? और वो क्रिस से प्यार भी करती है और उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती है। अब देखिए जॉर्ज डिवोर ये एन डिवोर का भाई है। एन डिवोर इज़ स्टीव्स डिवोर डॉटर, ठीक है? आई एम सॉरी ये शायद सेम सेम स्लाइड आ चुकी है। तो बेसिकली जॉर्ज डेवोर जो होता है ना, तो वो उसका बेटा होता है स्टीव डेवोर का और ये एक लॉयर होता है और इसके मतलब एक लॉयर के रूप में वर्क कर रहा होता है अमेरिका के अंदर और यही जाके बाद में बताता है कि अपने फादर से जब ये मिल के आता है ना जेल में, तो ये जाके बताता है कि जो इसका रियल कल्प्रिट था, मतलब जिसकी वजह से ये फॉल्टी पार्ट्स डाले गए थे, वो जो केलर था, ना कि इसके फादर थे। और इसके बाद इस प्ले की एंडिंग आती है और आगे मैं समरी के अंदर आपको बताता हूँ। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आई एम सो सॉरी ये जॉर्ज का गलत स्लाइड आ चुका है। ठीक है? तो चलिए समरी देखते हैं। ऑल माय सन्स इज़ अ प्ले बाय आर्थर मिलर सेट जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इन द बैकयार्ड ऑफ जो किलर्स हाउस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्ले है ना ये इसका जो सेटअप है ये जो किलर के बैकयार्ड के अंदर होता है। जो इज़ अ बिज़नेसमैन हू ओन्ड अ फैक्ट्री दैट मेड एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग द वॉर। अब जो एक बिज़नेसमैन होता है जिसकी कंपनी या फैक्ट्री एयरप्लेन के पार्ट्स बनाती है वॉर के टाइम पे। His partner Steve DeVore is in prison because their factory sold cracked engine parts that caused 21 American pilots to die. और इसका जो पार्टनर होता है स्टीव डेवोर वो जेल में होता है क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री होती है ना क्रैक्ड इंजन के पार्ट्स बेचती है जिसकी वजह से 21 अमेरिकन पायलट्स मर जाते हैं। जो क्लेम्ड ही वाज सिक ऑन दैट डे द पार्ट्स वर शिप्ड सो ही अवॉइडेड पनिशमेंट बट इन ट्रूथ he told
स्टीव टू शिप द फॉल्टी पार्ट्स सो ही वुडंट लूज मनी। तो बेसिकली जो होता है ना, जब पकड़े जाते हैं, मतलब इनके ऊपर केस होता है कि आपके फॉल्टी पार्ट्स की वजह से 21 अमेरिकन पायलट्स की मौत हुई है। तो जो क्या करता है कि अवॉइड करने के लिए पनिशमेंट को सारा इल्ज़ाम डालता है स्टीव पे और बोलता है कि मैं उस दिन बीमार था। बट जो रियलिटी है यही स्टीव को बोलता है कि तुम ये फॉल्टी पार्ट्स को शिप कर दो ताकि उसको नुकसान ना हो। ठीक है? Joe's son Larry went missing in the war, and his wife Kate refuses to believe Larry is dead. She still hopes he will return. So she is against their own son Chris marrying Anne Devore, who was once Larry girlfriend. अब जो का बेटा होता है लैरी, वो वॉर के अंदर मिसिंग चला जाता है और उसकी वाइफ केट ये बात मानती नहीं कि लैरी मर चुका है, ठीक है? और वो सोचती है कि वो एक दिन ज़रूर आएगा। और वो जो उसका बेटा होता है क्रिस, जो एन डिवोर के साथ शादी करना चाहता है, उसके खिलाफ होती है। Chris invites Endeavor to their house because he loves her and wants to marry her, but Kate keeps insisting Larry is alive. अब देखो क्रिस का तो पता है कि वो शादी करना चाहता है एन से और एन भी करना चाहती है, बट केट ना उन्हें मना करती रहती है क्योंकि वो इंसिस्ट करती है कि लैरी अलाइव है और उससे शादी नहीं हो सकती। Their life is disturbed when Anne's brother George arrives after visiting their father in jail. George knows the truth from his father. Joe was responsible for the crime. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज का जो रोल है कि वो जब अपने फादर से जेल में मिल के आता है ना, तो वो ट्रुथ जान जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल था इस क्राइम का, ना कि उसका फादर स्टीव। When George confronts Joe, Kate accidentally revealed that Joe was not sick that day. The cracked parts were shipped, proving Joe's guilt. अब देखो, जब जॉर्ज कन्फ्रंट करता है ना जो को, तो केट ना बता देती है कि जो उस दिन बीमार नहीं थे। तो इससे पता चल जाता है कि उसके अंदर जो की ही गलती थी। क्रिस, who always believed his father was innocent and a good man, is shocked and angry to learn the truth. अब जो क्रिस होता है ना, वो शुरू से मानता है कि उसका फादर इनोसेंट था और ये जो जॉर्ज होता है वो कल्प्रिट था, मतलब उसने गलती की है। बट जब बाद में उसको पता चलता है तो बहुत गुस्सा होता है और शॉक में आ जाता है। एंड देन shows a letter from Larry that she had been keeping in the लेटर। अब उसके बाद जो एन होती है ना, एन एक लेटर देती है जो लैरी ने उसको दिया होता है और उसके अंदर लैरी ने लिखा होता है दैट ही इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ बिकॉज ही इज अशेम्ड ऑफ हिज फादर एक्शन। अब लैरी को पता होता है तो उसको ना बहुत शर्म आती है अपने पापा के इस एक्शन की वजह से, और वो क्या करता है कि अपने आप को सुसाइड कर लेता है या मरवा लेता है, आप कुछ भी कहे इसे, ठीक है? दिस प्रूव्स दैट लैरी इज दैट एंड दैट जो क्राइम कॉज्ड हिज ओन सन डेथ। अब इससे पता चलता है कि लैरी मर चुका है, ये बात पूरी कंफर्म हो जाती है, केट को भी यकीन हो जाता है और जो का ये जो क्राइम होता है ना, इसकी वजह से ही उसके बेटे की जान गई होती है, ठीक है? रियलाइजिंग द पेन ही हैज कॉज्ड हिज फैमिली एंड अदर, जो फेल्स डीप गिल्ट। अब ये जो इसका प्ले का नाम है ऑल माय सन्स, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ना जो को पता चलता है कि उसकी वजह से सिर्फ उसके बेटे की जान नहीं गई, जो 21 अमेरिकन पायलट्स थे, उनकी भी जान गई है, तो वो भी उसके बेटे की तरह थे। तो इसलिए इस प्ले को ऑल माय सन्स के नाम से रेफर किया गया है, ठीक है? ही अंडरस्टैंड दैट बाय ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली विथ मनी, ही बिट्रेड द लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैड टू सोसाइटी। मतलब इससे उसको पता चलता है कि अपनी फैमिली को मनी प्रोवाइड कराने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी सोसाइटी में जो पहली जिम्मेदारी होती है ना एक नागरिक की, कि अपना देश सबसे ऊपर है, उसको इस साथ उसने गद्दारी की है। इन द एंड जोस गोज इनटू द हाउस, और लास्ट में जो है अपने हाउस के अंदर जाता है एंड शूट हिमसेल्फ, खुद को मार लेता है। द प्ले फिनिशेस विद केट कंफर्टिंग क्रिस, टेलिंग हिम टू लिव ऑन। और ये जो स्टोरी होती है तब खत्म होती है जब जो तो खुद को शूट कर लेता है इस डीप गिल्ट की वजह से, और केट जाके क्रिस को बोलती है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। द प्ले शोज दैट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट फैमिली सक्सेस, दैट हाइडिंग द ट्रूथ ओनली लीड्स टू ट्रेजेडी। अब इस प्ले से हमें पता चलता है ना कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी फैमिली सक्सेस और किसी भी चीज से, ठीक है? और जो अगर सच्चाई को हमें कभी भी नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए ना कि इस प्ले के अंदर क्या दिखाया जाता है, तो ये मोरल वैल्यूज़ को दिखाता है, पैट्रियोटिज़्म दिखाता है और मतलब जो
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ये हाइलाइट करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको इसके अलावा कोई सी भी समरी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जल्दी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।